हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 5 और लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास में एक सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन हमारे पास में एक बल्कि फिनोमेना है। इसके विषय में हम पढ़ चुके थे। अब इसी से रिलेटेड दो पॉइंट्स और आते हैं। एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब नेगेटिव एडजॉर्प्शन जहां पास में सोल्यूट लेस क्वांटिटी में आता है और पॉजिटिव एडजॉर्प्शन जहां पास में सोल्यूट मोर क्वांटिटी में आता है, तो हम उसको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पे देखा था। अब इसी में हमारे पास में दो बातें और आती है। क्या? एक आती है हमारे पास में एडजॉर्बेट और एक आती है हमारे पास में एडजॉर्बेंट। ये देखो, एडजॉर्बेट आता है एक और एक दूसरा आता है पास में एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेट क्या होता है? एडजॉर्बेट मतलब हम सोल्यूट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एडजॉर्बेंट क्या होता है? एडजॉर्बेंट मतलब हम सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट और जिसकी क्वांटिटी कम हम उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। मतलब कि जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास में जो कम क्वांटिटी वाला होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट और जो ज्यादा क्वांटिटी वाला होता है उसको बोलते हैं हम सोलवेंट। तो ये चार हमारे पास में टर्मिनोलॉजी आपको आएगी, बार बार आने वाली है। कौन सी? पहला हमारे पास में आने वाला है एडजॉर्बेट, जैसे कि यहां दिया हुआ है। पहला हमारे पास में कौन सा आने वाला है? एडजॉर्बेट, जो कि यहां दिया हुआ है। दूसरा आने वाला है आपके पास में एडजॉर्बेंट, जो कि यहां दिया हुआ है। और तीसरा हमारे पास में क्या आने वाला है? तीसरा आने वाला है हमारे पास में एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। और दूसरा आने वाला है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। कौन सा है हमारे पास में? एब्जॉर्प्शन। इतनी बातें हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से लास्ट टाइम में बता दिया था। आप लोगों को भली भांति ये याद होगा। क्लियर है? आज हम इसी के आगे कुछ बातें करेंगे। अब वो बातें क्या है? वो बातें ये है कि आखिर हमारे पास में ये फिनोमिना होता क्यों है। आखिर हमारे पास में ये एडजॉर्प्शन वाला फिनोमिना होता क्यों है। मेन बात हमको एडजॉर्प्शन की करनी है, एब्जॉर्प्शन की हम बात नहीं करेंगे। मेन बात हमको करनी है एडजॉर्प्शन की। ये देखो, हमें आपको बात करनी है एडजॉर्प्शन की। तो क्वेश्चन यहां ये उठता है कि व्हाट इज रीजन फॉर एडजॉर्प्शन। आखिर एडजॉर्प्शन होता क्यों है, या वाई अकर एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? एडजॉर्प्शन होने का रीजन क्या है? आखिर एडजॉर्प्शन क्यों होता है? सीधी सी बात याद रखो, एडजॉर्प्शन होने के पीछे कहीं ना कहीं रीजन स्टेबिलिटी का रहा होगा या रहता है। स्टेबिलिटी का रीजन रहता है, स्टेबिलिटी। अब ये जो स्टेबिलिटी है ये क्या है भाई? हम जानते हैं कि हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होना चाहता है, तो कहीं ना कहीं एडजॉर्प्शन से उसको स्टेबिलिटी मिलती होगी। जो स्टेबिलिटी मिलती होगी एडजॉर्प्शन से, तो एडजॉर्प्शन फिनोमिना वहां पर उत्पन्न हो जाता है। आंसर देखो, इसका आंसर क्या है? टू बैलेंस द अनस्टेबल फोर्सेस। अनस्टेबल फोर्स को स्टेबल करने के लिए या अनस्टेबल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन की फिनोमिना होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। अच्छा ये बताओ पहले, या कहें कि ये पॉइंट नोट कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई पूछता है कि आखिर एडजॉर्प्शन क्यों होता है, वाई वी नीड, हमको क्यों आवश्यकता पड़ी एडजॉर्प्शन की, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर एडजॉर्प्शन हमारे पास में क्या क्या बातें आती है निकल के। पहली बात आती है कि जो अनबैलेंस रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। समझ रहे हो? जो अनबैलेंस है रिएक्शन वो बैलेंस हो जाती है। किससे? एडजॉर्प्शन से। दूसरी, कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो एडजॉर्प्शन से वो स्टेबल हो जाता है। तीसरा, कंपाउंड जब अनस्टेबल होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही एडजॉर्प्शन होता है एनर्जी हमारे पास में लेस हो जाती है। कुल मिला के हमारे पास में जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है।
वो स्टेबल होने के कारण हमारे पास में जो फिनोमिना आता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। समझ गए? एडजॉर्प्शन में हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है, वो ज्यादा स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एडजॉर्प्शन फिनोमिना होता है। क्लियर है? बातें क्लियर है? कोई डाउट? आफ्टर एडजॉर्प्शन क्या क्या होता है? अनबैलेंस रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, अनस्टेबल स्टेबल बन जाता है, मोर एनर्जी लेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। अब समझो जरा एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्प्शन में हमारे पास में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है क्यों? क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस फिनोमिना में हमारे पास में हीट जो होती है वो बाहर निकल जाती है। इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हीट रिलीज होती है इसलिए हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है घर्षण एनर्जी। घर्षण एनर्जी मतलब समझ रहा हो, जब किसी चीज को अच्छा देखना, आप एक कंघा लो जिससे अपन बाल को ऊंचते हैं, हम कंघी करते हैं, वो कंघा लो। वो कंघे को आप जरा आपके सिर के जो बाल हैं उसमें आप 2 बार 4 बार चलाओ, तो आप देखोगे कि कंघे में अपने आप एक एनर्जी आ गई, जिससे कि वो नीचे की धूल को अपने साइड खींचने लगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास में वहां कहीं ना कहीं एक एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमारे पास में हीट इवोल्यूशन देती है, जिसमें हीट रिलीज होती है और उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रीजन फॉर एडजॉर्प्शन। अब देखो जरा एक डायग्राम से समझो रीजन को। मैंने हालांकि रीजन यहां समझा दिया है, ये भी हम रीजन की ही बात कर रहे थे। आफ्टर एडजॉर्प्शन मतलब रीजन क्या है? रीजन ये है कि बैलेंस हो जाती है, स्टेबल हो जाती है और लेस एनर्जी हो जाती है। अब दोबारा आप चाहो तो नोट डालो, रीजन फॉर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के पीछे रीजन क्या है? जो तो मैंने समझाया वो तो है ही, एक बार फिर डायग्राम से समझो रीजन क्या है एडजॉर्प्शन के पीछे। देखो सपोज करो हमारे पास में एक बीकर है, ये हमारे पास में एक बीकर बना हुआ है। अब इस बीकर में हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल है, मान के चलो। एक मॉलिक्यूल है सरफेस के अंदर वाला और दूसरा मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर वाला। ये सरफेस से लगा हुआ मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल सरफेस से लगा हुआ मॉलिक्यूल है, जबकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस के अंदर वाला मॉलिक्यूल है। बहुत अच्छे समझना इस बात को, ये सरफेस के अंदर मॉलिक्यूल है, ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है। अब देखो दोनों में अंतर देखो क्या है, ये चारों तरफ से बैलेंस है, इधर से इधर से इधर से और इधर से, ये बैलेंस है। चारों तरफ से मॉलिक्यूल इसमें आए हुए हैं, ये बैलेंस है। तो यदि हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो ये वाला मॉलिक्यूल बैलेंस है। बैलेंस से मतलब ये स्टेबल है, और जो स्टेबल होता है उसकी लेस एनर्जी होती है, ये हम जानते हैं। 3 पॉइंट इसने कवर कर लिए। लेकिन अब जरा इस वाले मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान दो, इस वाले मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान दो। क्या ये स्टेबल है? आंसर है नहीं, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। मतलब ये हुआ अनबैलेंस, 3 में उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। अनबैलेंस मतलब हम ये बोलेंगे ये अनस्टेबल है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हाई है। एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कैसी होगी? हाई होगी। एनर्जी यदि ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूल जो होता है, ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अब ये स्टेबल होने के लिए सरफेस फिनोमेना को रखता है। अब यहां से क्या होगा? यहां से हमारे पास में एक मॉलिक्यूल आएगा जंप करके और यहां अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएगा तो इसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएगा। किस मॉलिक्यूल की जैसे? इसके जैसे ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसी कारण, किस कारण से कि ये 3 है तो अनस्टेबल है और अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होना चाहता है, जिसके कारण से सरफेस फिनोमिना होता है। अब यहां पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, भाई लगेगा ही लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगेगा? क्योंकि ये आपका अनस्टेबल है, दिख रहा है, ये आपका क्या है? अनस्टेबल है। ये स्टेबल होने के लिए इसको फोर्स लगाएगा और ये इसके पास में जाएगा, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो हम बोलेंगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यह कहलाएगा।
तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के बाद हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है, या कहें कि वो बैलेंस हो जाता है, या कहें कि उसकी एनर्जी लेस हो जाती है। इसी कारण हमारे पास में सरफेस फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्यों होता है समझ गए? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, क्योंकि उसकी लेस एनर्जी रखना चाहता है, क्योंकि वो बैलेंस होना चाहता है, इसलिए सरफेस फिनोमिना होना चाहता है। इतनी बात समझ में आ रही है? फंडा क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमारे पास में आता है यहां पर, अब हेडिंग डालिए आप, मेन हेडिंग, अब आप मेन हेडिंग डालिए यहां पर अपनी बुक में, और इस वाले पॉइंट्स को आपको लिखना है। मेन हेडिंग डालने के बाद में पॉइंट्स ये है कि हमारे पास में डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास में एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर बताना है कुछ, ठीक है? अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, आईएमपी है, आप लिख लो, ये आईएमपी है, आप लिख लो आईएमपी, अभी ऐसे आप बना के रख लो, ये आईएमपी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेशन पूछ सकता है, या डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। अब देखो प्यारे बच्चों क्या है एब्जॉर्प्शन, क्या है एडजॉर्प्शन, क्या है। अब यहां से आते हैं, पहला बात तो यह है कि ये एक बल्कि फिनोमिना है। बल्कि फिनोमिना मींस इसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इक्वल रूप में होगा, इक्वली होगा। कैसे होगा? इक्वली होगा हमारे पास में। तो ये बल्कि फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस के ऊपर होता है, ये सरफेस के ऊपर होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था कि यदि हम चाय में बिस्किट डालें या बिस्किट के ऊपर चाय डालें, तो बिस्किट के अंदर तक जो चाय है हमारे पास में वो चली जाएगी, या कहें कि घुस जाएगी बिस्किट में, जिससे बिस्किट पूरा गीला हो जाएगा। तो ये है बल्कि फिनोमिना, एक साथ पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन यदि हम सरफेस फिनोमिना की बात करते हैं, तो आप एक चौक लो और चौक को पानी में डालो और विदिन अ सेकंड निकालो, ज्यादा समय के लिए मत रखना, चौक को पानी में डालना और निकाल लेना। आप देखोगे कि सरफेस के ऊपर ही वो गीली रहेगी, अंदर गीली नहीं रहेगी। दूसरा एग्जांपल मैंने इसके लिए दिया था एडजॉर्प्शन के लिए, हमारे पास में डस्टर, चौक और डस्टर, चौक और हमारे पास में जो बोर्ड था वो सरफेस फिनोमिना है। क्या चौक बोर्ड के अंदर घुस जाती है? नहीं घुसती है, चौक बोर्ड के ऊपर रहती है, सरफेस के ऊपर रहती है। तो हमारे पास में चौक और बोर्ड जो था वो सरफेस फिनोमेना था। लेकिन हमारे पास में यदि हम रसगुल्ले की बात करें, हम गुलाब जामुन की बात करें, तो हमारे पास में वो बल्कि फिनोमिना है। गुलाब जामुन कैसा फिनोमिना है? बल्कि फिनोमिना है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्मली मतलब समझ गए, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑन सरफेस। ये हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, एक समान नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन इसका। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है कि हमारे पास में नाइदर, किसकी बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की। नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ना तो ये हीट को रिलीज करता है ना ही ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, इसलिए ना तो ये एक्सोथर्मिक होगा और ना ही ये एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना हीट रिलीज करेगा। तो ये ना तो एक्सोथर्मिक होगा और ना ही ये एंडोथर्मिक होगा। लेकिन हमारे पास में हमने अब भी देखा कि जो एडजॉर्प्शन वाली जो फिनोमिना है ये एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। समझ गए? बात समझ में आ रही है? अब यहां पर बढ़ते हैं आगे। जैसे फोर्थ नंबर की यदि हम बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर हमारे पास में क्या होता है? फोर्थ नंबर में हमारे पास में है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म। वही बात है कि इसकी जो रेट है वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब देखो एग्जाम्पल, स्पंज में आपने पानी डाला, हर बार एक ही रेट से उसमें पानी अंदर जाएगा। आप कितनी ही बार क्यों ना डालो, 1 मिनट बाद डाल लो, 2 मिनट बाद डालो, आधे घंटे बाद डालो, जिस रेट से फर्स्ट टाइम गया था उसी रेट से लास्ट टाइम जाएगा। तो उसकी जो रेट है वो चेंज नहीं होती है, मतलब रेट उसकी यूनिफॉर्म है। रेट उसकी यूनिफॉर्म है, मतलब जो चेंज ना हो वो रेट है।
रेट उसकी कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज ना हो, उसकी रेट वही रहेगी। जब पानी आप डालोगे स्पंज में तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर बार एक ही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेपिडली इन बीइंग, मतलब शुरू में तो बहुत फास्ट, शुरू में बहुत फास्ट स्पीड से, बट जैसे जैसे थोड़ा समय होता है वो हमारे पास में स्लो डाउन हो जाता है। वो हमारे पास में कैसा हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है कि रैपिड इन द बिगिनिंग ड्यू टू अवेलेबल ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत सारा प्रेजेंट है, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी स्टार्ट में जाता है। लेकिन जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता है उसकी रेट भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। फॉल डाउन लेटर सिंस द इंटर सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड। बात समझ में आ रही है। अब 5 पॉइंट पे आते हैं। देखो जरा, यहां पर वही समझाया गया है इस डायग्राम से कि हमारे पास में सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, हमारे पास में सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो हमारे पास में एडजॉर्प्शन की प्रोसेस ज्यादा होगी। अच्छा, एक बात ऐसा समझो, देखो बड़े ध्यान से समझना और सुनना। मान लीजिए आप और कोई तुम्हारे साथ का एक छोटा भाई है, आपका एक छोटा भाई है, आप अपने छोटे भाई के गाल पे चांटा मारोगे। आपने आपके छोटे भाई के गाल पे चांटा मारा, वो आवाज ज्यादा देगा कि कम देगा, कम देगा। यदि मान लीजिए आपके गाल पे पापा जी चांटा मारे, आपके, समझ रहे हो ना, आपका गाल है, पापा जी आपके गाल पे चांटा मारे, तो वो आवाज ज्यादा आएगी कि छोटे भाई के गाल पे चांटा मारोगे वो आवाज ज्यादा आएगी। छोटा भाई मतलब समझोगे 5 साल का है और आपके गाल पे चांटा मारा, किसके गाल पे चांटे की आवाज ज्यादा आएगी, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा किसका है, स्वाभाविक है आपके गाल बड़े बड़े हैं, आपके भाई का गाल छोटा है, तो आपके गाल पे जरा जोरदार तमाचा पड़ेगा, आवाज ज्यादा आएगी, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है। तो हमारे पास में सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो आवाज ज्यादा आती है, मतलब रेट ज्यादा होता है। सरफेस एरिया कम, रेट कम, ये एडजॉर्प्शन हो जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा, एडजॉर्प्शन ज्यादा, सरफेस एरिया कम, एडजॉर्प्शन कम। बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर। अब 5 पॉइंट। इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया और डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया के ऊपर। मैंने अभी बताया, अभी चांटा वाला एग्जांपल ले लो आप कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा हो जाएगी, सरफेस एरिया कम है तो रेट कम है, वही बात है। बात समझ में आ रही है ना। ये कोई डिपेंड नहीं करता, चाहे आप 1 बूंद पानी डालो स्पंज के ऊपर, चाहे आप 1 लीटर डालो, उसी रेट से जाएगा, यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो था हमारे पास में 2 एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिस्टिंग्विश, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अब हमारे पास में आगे हम बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास में व्हाट इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती है, अब समझना यहां से, कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोले, फिर मैंने क्या बोला समझो। ऐसी प्रोसेस भी होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोले, ऐसी प्रोसेस कहलाती है हमारे पास में जॉर्प्शन। देखो, ऐसी प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो वो कहलाती है जॉर्प्शन। मतलब देखो, यहां से एड हटा दो, यहां से एड हटा दो तो जॉर्प्शन बचा, यहां से एब हटा दो तो जॉर्प्शन बचा, तो ये भी है हमारे पास में जॉर्प्शन। याद रखने के लिए ट्रिक है। कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें एडजॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो वो कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहें, एडजॉर्प्शन तो कह नहीं सकते, उसको हम एब्जॉर्प्शन भी नहीं कह सकते, तो उसको हम बोलते हैं जॉर्प्शन। समझ गए जॉर्प्शन क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें दोनों प्रोसेस हो, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, वो कहलाती है हमारे पास में जॉर्प्शन। एग्जांपल जैसे डाई इन फैब्रिक। देखो, कपड़े हमारे पास में गांव में क्या होता है कि कपड़े का कलर उड़ जाता है। गांव में नहीं, सिटियों में भी होता है, शहर में भी होता है। गांव में क्या होता है कि कपड़े के कलर उड़ जाते हैं। जब कपड़ा, मान लीजिए आपने ब्लैक कलर का पैंट लाए, जीन्स आपने लाए ब्लैक कलर का, अब आपने 2 बार 4 बार उसको धोया, वो ब्लैक कलर मान लीजिए उड़ गया। अब आपको उस पर कोई दूसरा कलर करना है तो आप उसको अपने मन पसंदीदा कलर कर सकते हैं। तो वो वाला प्रोसेस हमारे पास में कहलाता है जॉर्प्शन।
क्या कहलाता है? एड्जॉर्प्शन। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास में हमारी महिलाएं हैं, बहू बेटी हैं, हमारी बहन उन्हें, वो अपने रुपट्टे को नए नए कलर, एक ही रुपट्टा होता है, अब उसको नए नए कलर में पहनना चाहती है, तो वो कभी ब्लैक उसमें कलर कर देती है, कभी ब्लू कर देती है, कभी ग्रीन कर देती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। अब कपड़े में कलर करना हमारे पास में एड्जॉर्प्शन भी है और एब्जॉर्प्शन भी है। कैसे है? क्योंकि जब हम कलर करते हैं तो कपड़े के अंदर भी जाता है और कपड़े के ऊपर भी रहता है। कपड़े के ऊपर है इसलिए वो हुआ एड्जॉर्प्शन, कपड़े के अंदर है इसलिए वो हुआ एब्जॉर्प्शन। कपड़े के ऊपर है इसलिए वो हुआ एड्जॉर्प्शन, कपड़े के अंदर है इसलिए वो हुआ एब्जॉर्प्शन, और पूरी जो प्रोसेस कहलाएगी वो कहलाएगी जॉर्प्शन। समझ में आया? तो कपड़े पर कलर करना किसका एग्जांपल है? जॉर्प्शन प्रोसेस का एग्जांपल है। अब बात आती है डिजॉर्प्शन। क्या होता है डिजॉर्प्शन? देखो, अब हमने कलर किया, मान लो ब्लैक कलर किया, और हमको लगा कि नहीं, हमको ब्लैक कलर नहीं करना है, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब आप जो कलर निकालोगे, मतलब रिमूव आप करोगे, तो रिमूव किया आपने, रिमूव ऑफ एड्जॉर्बेट, रिमूव ऑफ एब्जॉर्ब्ड मतलब सोल्यूट के जो मोलिक्यूल है सरफेस, देखो कुल मिला के हिंदी में समझो कि सरफेस से जब हम सोल्यूट के मोलिक्यूल को निकालते हैं तो ये जो फिनोमिना है वो कहलाता है डिजॉर्प्शन, वो क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन। कपड़े पर डाई किया, अब हमको पसंद नहीं आया, उस डाई को आप निकाल रहे हो तो निकालने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है डिजॉर्प्शन। जब आप कपड़े पर डाई करते हो तो वो कहलाता है यहां पास में जॉर्प्शन, और कपड़े से रिमूव करते हो तो वो कहलाता है यहां पास में डिजॉर्प्शन। कोई भी चीज से, कपड़े से ही मतलब नहीं है, किसी भी चीज में यदि हम निकालते हैं तो वो कहलाएगा डिजॉर्प्शन। जैसे कि डी लगा हुआ है, अब आपको समझ ही रहे हो, डी मतलब निकालना। अब बात आती है यहां पर टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन के कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब हमारे पास में एक नया टॉपिक आता है, टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखो, इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है फिजियोजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। अब फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है और केमिजॉर्प्शन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है उसको बोलेंगे हम फिजियोजॉर्प्शन, और ऐसी प्रोसेस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है उसको बोलेंगे हम केमिजॉर्प्शन। बात समझ गए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो केमिजॉर्प्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो फिजियोजॉर्प्शन। अब हमारे पास में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो केमिजॉर्प्शन में जो फोर्स होता है वो होता है केमिकल बॉन्ड बनता है, और केमिजॉर्प्शन स्ट्रांग बॉन्ड उसमें होता है, इसमें केमिकल बॉन्ड बनेगा। समझ गए? मतलब ये हुआ कि इसमें एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के बीच में ही बॉन्ड बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है स्ट्रांग, कि हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? वान डर वाल्स और कोवेलेंट में कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है वान डर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में। बात समझ गए? फंडा क्लियर है? अब बढ़ते हैं यहां पर हम आगे। अब यहां पर हमारे पास में आता है कि एड्जॉर्प्शन भी दो टाइप का होता है। एड्जॉर्प्शन टू टाइप का होता है, वीक और स्ट्रांग। ये अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है? एड्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है। किसके ऊपर? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट के बेसिस पे। ये बेट है और ये बेंट है, ठीक है ना? ये बेट है और ये बेंट है। यहां भी हमारे पास में दिया होगा, ऊपर भी हमने बेट और बेंट, ऊपर भी हमने बेट और बेंट ही पढ़ा था, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। समझ गए ना? ये मैंने सोल्यूट और सोलवेंट पे पढ़ाया था मैंने। जिसकी मात्रा कम एड्जॉर्बेट और जिसकी मात्रा ज्यादा एड्जॉर्बेंट, सोलवेंट, याद है? अब देखो, ये दो प्रकार का होता है, वीक और स्ट्रांग। अब वीक में क्या होता है? वीक मतलब किसकी बात हो रही है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, कहां पर? एड्जॉर्बेट सोल्यूट एंड एड्जॉर्बेंट के बीच में। समझो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, कहां पर? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं वान डर वाल्स फोर्स की बात हो रही है। इसको हम बोलते हैं कहां पर? एड्जॉर्बेट मतलब सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या कहें कि वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन। लेकिन यदि
लेकिन यदि सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में, ये कहें कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केमिजोप्शन। क्या बोलते हैं हम, केमिजोप्शन। कुल मिलाकर बात समझ गए होंगे आप कि यदि हमारे पास में सोल्यूट मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम बोलेंगे केमिजोप्शन, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम बोलेंगे फिजोप्शन। इतनी सी बात है, बाकी तो सब बकवास है। समझ गए। अब ये वाला बचा हमारे पास में टॉपिक हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, लेकिन इसको हम अभी नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। तो आई होप कि आपको यहां पर समझ में आया होगा कि हमारे पास में केमिजोप्शन क्या है, फिजियोप्शन क्या है, और हमारे पास में ये जो पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होता है, और हमारे पास में जो प्रोसेस एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों रखता है वो क्या कहलाता है, जॉर्प्शन कहलाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, इसमें रटने वाला काम है। और साथ में हम ये तो बता ही चुके हैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, वेरी आईएमपी है, इसको मत छोड़ना। और मैंने यहां शुरू किया था कि हमारे पास में एडजॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि वो बैलेंस होना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, उसके लिए एनर्जी रखना चाहता है। स्टेबल के लिए हमारे पास में एडजॉर्प्शन होता है। तो रीजन फॉर एडजॉर्प्शन बता ही दिया, क्या रीजन है। एडजॉर्प्शन में हीट रिलीज होती है और इस कारण हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक बार में रिपीट करवा दिया। आफ्टर एडजॉर्प्शन क्या होता है, अनस्टेबल जो होती है रिएक्शन वो स्टेबल हो जाती है, अनबैलेंस बैलेंस हो जाता है, और मोर एनर्जी लेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर है, फंडा क्लियर है। तो हमारे पास में बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन होता है। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब आगे जो भी बचा हुआ है उसको करेंगे हम कल। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।